गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 54 फॉर बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश। आज का टॉपिक रहेगा सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन विजयनगर एम्पायर। आज 12th आर्ट्स के अंदर हम विजयनगर एम्पायर की सोशल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशन की चर्चा करेंगे। हम सोशल कंडीशंस पे सबसे पहले चलते हैं। वैसे हम इतना थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता देता हूं मैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है एक बहुत ही ज़्यादा विकसित साम्राज्य होता था और इस साम्राज्य ने हर एस्पेक्ट के लिहाज से बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासकों में कृष्णदेव राय का नाम सबसे ऊपर आता है। कृष्णदेव राय के शासन के समय किसी भी एस्पेक्ट के लिहाज से कोई कमी नज़र नहीं आती थी, लेकिन फिर भी कुछ बुराइयां भी, कुछ अच्छाइयों पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे सबसे पहले उसके सामाजिक जो स्थितियां हैं उनमें सबसे पहला है रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मणों का सम्मान। ब्राह्मणों का सम्मान बहुत अधिक होता था। सबसे अधिक सम्मान इस जाति को मिलता था। अगर किसी ब्राह्मण के हाथ से कोई अपराध भी हो जाता था तो उस अपराध को या तो माफ किया जाता था या फिर मात्र जुर्माना लेकर के उसे छोड़ देते थे। उसे कभी भी कोई मृत्युदंड नहीं मिलता था। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। प्रत्येक समुदाय उनका रिस्पेक्ट करते थे। शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे। उनके वाइन और मीट मसाले वगैरह कुछ नहीं खाते थे और इसके अलावा रोल मॉडल भी होते थे। समाज के अंदर बाकी समुदायों के लोग उनके जीवन का अनुकरण करते थे। इसके बाद अगला टॉपिक है प्लेस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। ये किस तरह की पोजीशन रही महिलाओं की। महिलाओं को भी बहुत सम्मान मिलता था, जैसे ब्राह्मणों को मिलता था इसी तरह से महिलाओं को भी बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता था। गेट हायर एजुकेशन, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस बात से जाहिर होता है कि उनका सम्मान समाज के अंदर था। परिवार के अंदर भी उनका महत्व समझा जाता था और यहां तक कि परिवार के अंदर प्रॉपर्टी में से भी कुछ हिस्सा उसको देने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद आगे आता है मेल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर कुछ बुराइयां भी थी, कुछ सामाजिक बुराइयों की चर्चा करेंगे। जैसे पहली सामाजिक बुराई है एनिमल सैक्रिफाइस, कि मनुष्यों की ये आदत होती थी उस समय के समुदायों के अंदर, उससे कि विभिन्न कम्युनिटीज एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके और विभिन्न जानवरों की बलि चढ़ाते थे। जैसे भैंसों की, गायों की या बकरियों की, भेड़ बकरियों की, इस तरह से बलि देते थे, जो कि बहुत गलत था। जीवों का इतनी ज्यादा हत्या करना अच्छा नहीं होता, तो ये बुराई हो सकती है। उस समय की एक कमी हम इसमें बता सकते हैं। दूसरी कमी के तौर पे प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। एक देवराय नामक एक शासक होता था जिसकी कुल मिलाकर 12,000 उसकी रानियां थी और उसने 12,000 रानियों में से 3,000 रानियों के साथ शादी इस शर्त पे की थी कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो सभी उसकी चिता पर या फिर उसके साथ जो उसे अगर दफनाया जाता है तो दफनाने के दौरान वो सभी उसके साथ अपने प्राण त्याग देंगी। इस सती प्रथा का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल देवराय द्वितीय ने पेश किया। इससे पता चलता है कि महिलाओं की ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती की वजह से जो सामाजिक दुर्दशा का पता चलता है। नेक्स्ट है तेलुगु वुमेन बरीड अलाइव। तेलुगु महिलाओं के प्रमाण मिलते हैं कि उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था अपने हस्बैंड्स के साथ। ये भी एक और उदाहरण मिलता है। इसके बाद एविल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति का धंधा बहुत ही ज्यादा मतलब फैला हुआ था समाज के अंदर। ये अनिवार्य रूप से इसे लागू किया गया था। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, ये सभी बुराइयां हैं। जैसे कि अंदर हम देख सकते हैं कि ये बलि प्रथा है, उसको गलत माना जाना चाहिए। सती प्रथा है, ये भी उस समय प्रचलित थी, जो कि गलत है। तेलुगु महिलाओं को जिंदा दफन करते थे, वो भी गलत है। और प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति का जो धंधा था, वो भी समाज के अंदर एक सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवन महिला को नहीं जीने देता है और वो गलत है। नेक्स्ट है देवराय सेकंड है 12,000 क्वींस। ये मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। 12,000 इसकी रानियां होती थी, 3,000 महिलाओं के साथ इसने इस शर्त पे शादी की थी, उसकी मृत्यु के बाद वो सभी सती होंगी। इसके बाद आगे है इकोनॉमिक कंडीशन। जैसा कि हमें पता है कृष्णदेवराय के शासनकाल या उसके आगे या पीछे के शासनकाल के दौरान हम देखते हैं विजयनगर का शासन जो है
प्रोस्पेरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, आत्मनिर्भर था, वह किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं था। हमने इसी लेसन के अंदर हमने उसकी जल व्यवस्था के, जल सप्लाई की व्यवस्था के बारे में और फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, किलेबंदी के विषय में। तो उससे जाहिर होता है कि ये लोग आत्मनिर्भर थे, इन्हें किसी अनाज के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए दूसरे क्षेत्रों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। यहाँ की जो ज़मीन थी वो फर्टाइल सोइल थी, पानी की आपूर्ति समय से हो जाती थी, नहरों का प्रबंध था, तालाबों का बड़े बड़े टैंक बनवाए गए थे सिंचाई के प्रबंध के लिए, जो कि कृष्णदेव राय ने भी एक टैंक बनवाया था। इनफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, बहुत ही अधिक मात्रा में व्यापार पर ध्यान दिया गया था। विभिन्न वस्तुओं का व्यापार दूसरे देशों के साथ भी होता था, खास तौर पर पुर्तगाल के साथ व्यापार बहुत ज्यादा था। इसके बाद मैनी सी पोर्ट्स, इस विजयनगर साम्राज्य के कुल क्षेत्रीय विस्तार के अंदर कई बंदरगाहें भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। उनमें से कालीकट बंदरगाह का नाम विशेष रूप से आता है। इसके अंदर रिलेशंस विद बर्मा, चाइना, ईरान, पोर्टुगल, साउथ अफ्रीका, ये कुछ देशों के नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। बर्मा, चाइना, ईरान, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका के साथ यानी दक्षिण अफ्रीका के साथ इनके व्यापारिक संबंध होते थे, विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। एक्सपोर्ट किन किन चीजों का करते थे, यानी वस्तुएं जो यहां से बाहर भेजी जाती थी वो कौन कौन सी थी? क्लोथ्स, कपड़े भेजे जाते थे, चावल, चीनी, लोहे से बनी हुई वस्तुएं, मसाले, गरम मसाले, ये लोग यहां से निर्यात करते थे। इसके अलावा इंपोर्ट किन किन चीजों का करते थे जो दूसरे क्षेत्रों से यहां के लिए मंगवाई जाती थी यानी यहां नहीं होती थी। जैसे अच्छी क्वालिटी के घोड़े नहीं होते थे यहां, जो दूसरे क्षेत्रों से यहां पे लाए जाते थे। एलिफेंट्स, दूसरे क्षेत्रों से एलिफेंट्स भी मंगवाए जाते थे। और कॉपर, तांबा, दूसरे क्षेत्रों से हमारे इंडिया के अंदर उस समय इंपोर्ट होता था। तो इससे जाहिर होता है कि ये एक्सपोर्ट जो थिंग्स हैं उनमें क्लोथ, राइस, शुगर, आयरन, स्पाइसेस, और इंपोर्टेड थिंग्स हैं हॉर्स, एलिफेंट एंड कॉपर। इसके बाद सिल्क, डायमंड, ज्वेलरी, इनका आदान प्रदान होता था। ये भी इंपोर्टेड थे, यानी सिल्क भी मंगवाया जाता था, डायमंड, ज्वेलरी भी बाहर से ही मंगवाते थे। करेंसी कौन कौन सी थी? एक तो सोने के सिक्के चल रहे थे और सिल्वर, चांदी के सिक्के चल रहे थे उस समय। ऑक्यूपेशन बहुत से लोगों का कृषि का व्यवसाय था। उसके अलावा साथ में बुनकर का काम करते थे, विविंग का काम करते थे और माइनिंग, खदानों में काम कर रहे थे। यानी उनका मेन जो व्यवसाय था वो कृषि और उसके साथ साथ बुनकर का काम और खदानों में काम कर रहे थे। इस तरीके से हमने इसकी दो स्थितियों पे चर्चा की। सबसे पहले सामाजिक स्थितियों पे, इसमें हमने ब्राह्मणों की पोजीशन समाज के अंदर जो कि बहुत अच्छी थी, प्लेस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा था, उन्हें भी रिस्पेक्ट बहुत खूब मिलता था। कुछ बुराइयां पढ़ी जिसमें बलि प्रथा का, सती प्रथा का, तेलुगु महिलाओं को जिंदा दफन करना और वैश्यावृत्ति का धंधा, और इसके अलावा एक से अधिक लोगों के साथ या एक बहुविवाह प्रथा जो है यहाँ पे, ये कि बहुत गलत थी, जो कि देवराज सेकंड ने इस तरह का बिहेव किया, या ये उस समय के समाज के अंदर ये लोकप्रिय थी। इसके अलावा कुछ आर्थिक स्थितियों पे हमने प्रकाश डाला। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत अच्छी है, फर्टाइल सोइल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी विभिन्न क्षेत्रों के साथ होती है, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी होती है। इसमें बहुत सी बंदरगाहें हैं जिनमें कालीकट की बंदरगाह सबसे ज़्यादा फेमस है, और बर्मा, चाइना, ईरान, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका के साथ इनका व्यापार होता है। एक्सपोर्ट मटेरियल है क्लॉथ, राइस, शुगर, आयरन, स्पाइसेस, और इंपोर्टेड है हॉर्स, एलिफेंट, कॉपर, सिल्क, डायमंड, ज्वेलरी, और करेंसी है गोल्ड और सिल्वर। ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, वीविंग एंड माइनिंग। थैंक यू।